नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमारा पशुधन प्रसार अधिकारी का दूसरा वीडियो है और इसमें हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, न्यूक्लिक एसिड एज जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए। ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। जो पहले वीडियो में हमने कवर किया है वो सेल स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें क्या हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसका स्ट्रक्चर, इसके डायग्राम, उसको सब हमने डिस्कस किए हैं उसमें, और जो इसके पार्ट्स हैं उसके क्या क्या काम है ये भी हमने डिस्कस किया है। तो आज हमारे टॉपिक्स रहने वाले सेल साइकिल, सेल डिवीजन, न्यूक्लिक एसिड एज जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये सारे टॉपिक्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो चलिए देखते हैं कि जो उसके आंसर्स दिए गए हैं वो किन लोगों ने दिए हैं और उसके करेक्ट आंसर क्या हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन मैंने पूछे थे वो था सबसे पहला, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो यहाँ पर ऋषभ राजपूत द्वारा आंसर दिया गया है और प्रियंका सिंह द्वारा आंसर दिए गए थे। तो प्रियंका सिंह ने जो आंसर दिया है, जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा। तो ये राइट आंसर है इनका, और ऋषभ राजपूत का भी ये आंसर सही है। इसके बाद जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? यहाँ पर रॉबर्ट हुक आंसर दिया गया है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में कोशिका देखी थी सबसे पहले, लेकिन जो लिविंग सेल है वो यहाँ पर खोजा गया था। एंटोनी वॉन लिविंग सेल जो खोजा गया था वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजा गया था। तो प्रियंका सिंह का याला राइट आंसर है। और नंबर 3, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताना है आपको। तो सेल वॉल, जो यहाँ पर सबसे बाहरी दीवार होती है वो है सेलुलोज से बनी हुई। तो ये भी राइट आंसर है, और ऋषभ राजपूत का भी सही आंसर है यहाँ पर। तो पहले का आंसर सबसे छोटी कोशिका का नाम माइक्रोप्लाज्मा। नंबर 2, जीवित कोशिका की खोज की गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा, जबकि जो पहला डेड सेल यहाँ पर खोजा गया था वो रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 में। नंबर 3, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर है सेलुलोज। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हम शुरुआत करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन से। पहले देखेंगे इसके डेफिनेशन, और जो सेल डिवीजन होता है वो कितने प्रकार से होता है। पहला, असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस कहते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहते हैं। तो ये 3 तरह के विभाजन होते हैं जिसमें ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो इसको हम अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में, आज की इस वीडियो में लास्ट में आपसे कुछ और सवाल करूँगा मैं, तो उसके आंसर्स भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो इसका डेफिनेशन है सेल साइकिल और सेल डिवीजन को वो क्या है। तो जो सामान्य इसका डेफिनेशन है वो ये है कि जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा कोशिकाएं विभाजित होकर खुद को द्विगुणित करती हैं, इसे ही कोशिका का सेल डिवीजन कहा जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को सेल साइकिल कहा जाता है। तो इसका ये बेसिक सा डेफिनेशन है। और इसकी व्याख्या की बात करें तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन को जो सबसे पहले स्पष्ट किया गया था वो 1855 में वर्चो नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। और इन्होंने ही ये बताया था कि जो शरीर में नए सेल्स बनते हैं, जो नवीन कोशिकाएं बनती हैं, वो शरीर में पहले से विद्यमान जो सेल्स होते हैं उसी के डिवीजन से बनती है। तो ये उन्होंने समझाया था वर्चो ने 1855 में। तो ये हो गया इसका बेसिक सा डेफिनेशन। और इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही थी, जो सेल होता है जो डिवाइड होता है और नए सेल्स बनाता है, तो इसको कहते हैं मदर सेल और इसको कहते हैं डॉटर सेल। तो याद रखिएगा, जो जिसका डिवीजन होता है वो होता है मदर सेल, और जो डिवाइड होने के बाद बनते हैं वो है डॉटर सेल्स। तो ये हो गया इसका बेसिक सा डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। तो जो सेल डिवीजन होता है वो कुल 3 तरीक़ों से हो सकता है। पहला है असूत्री कोशिका विभाजन जिसे एमिटोसिस कहते हैं। नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन माइटोसिस, और नंबर 3 यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। तो इसमें जो
इम्पॉर्टेंट हैं जिसको हम अभी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं वो ये दो हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में यही विभाजन काम करते हैं या फिर किसी भी प्राणी में। तो इसके अलावा एमिटोसिस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो कोशिका विभाजन है ये आमतौर पर आदिम जीवों जैसे कि जीवाणु, कवक और इस तरह के जीवों में ये विभाजन देखा जाता है। इस विभाजन को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो असूत्री कोशिका विभाजन है उसे किस और नाम से जाना जाता है और आपको कुछ ऑप्शन दे दिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष केंद्रक विभाज्य विभाजन। एमिटोसिस को कहते हैं प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन, ये याद रखिएगा आप। और ये आदिम जीवों में होने वाला विभाजन है जैसे कि कवक, जीवाणु, इस तरह के। तो ये हो गया एमिटोसिस। अब बात करते हैं इन दो टॉपिक्स की, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर माइटोसिस की, यानी कि समसूत्री विभाजन की। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि परोक्ष कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है, और आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, मिसोसिस और एमिटोसिस। जो 3 तरह के विभाजन होते हैं वो ऑप्शन में दिए जा सकते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि परोक्ष कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा समसूत्री विभाजन। इसके अलावा ये जो माइटोसिस शब्द है इसका प्रयोग 1882 में सबसे पहले किया गया था ई में वॉल्थर फ्लोमिंग द्वारा। ये नाम याद रखिएगा, माइटोसिस जो नाम का उपयोग किया गया था, प्रयोग किया गया था सबसे पहले 1882 में ई में वॉल्थर फ्लोमिंग द्वारा किया गया था सबसे पहले। माइटोसिस के अर्थ की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि धागे की तरह निर्माण, यानी कि थ्रेड लाइक फॉर्मेशन इसका जो मीनिंग होता है। और जो इसका वास्तविक अर्थ होता है वो होता है केंद्रक का विभाजन। तो माइटोसिस का ये वास्तविक अर्थ होता है, और सामान्य तौर पे इसका अर्थ होता है धागे की तरह निर्माण, थ्रेड लाइक फॉर्मेशन। इसके अलावा इस प्रकार का कोशिका विभाजन शरीर के कायिक कोशिकाओं में होता है, यानी कि जो बॉडी सेल्स हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो ये भी याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेल्स में ही होता है। ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इस विभाजन में मदर सेल, जो भी मैंने बताया, मदर सेल जो होते हैं वो विभाजित होकर 2 समान नई संतति के कोशिकाएं यानी कि डॉटर सेल्स बनाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें समान गुण होते हैं इनके, और ये जो मदर सेल है वो विभाजित होकर समान नई संतति की कोशिकाएं डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समसूत्री विभाजन की बात करें तो ये 5 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है इसे। नंबर 1 विश्राम अवस्था, या फिर इसे कहते हैं इंटरफेज। दूसरा है प्रोफेज, तीसरा है मेटाफेज, 4th है एनाफेज, और इसके अलावा टेलोफेज यहाँ पर 5th ऑप्शन में दिया गया है। तो ये 5 तरह से ये विभाजन हो सकता है। अब इसको समझते हैं एक एक करके कि ये कैसे काम करता है। तो अब जो पहला है यहाँ पर वो है विश्राम अवस्था, जिसे कहते हैं इंटरफेज। तो इसकी बात कर लेते हैं। डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको सही से देख पाएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इंटरफेज। तो जो समसूत्री विभाजन है तो इससे पहले जो सेल है वो विश्राम अवस्था में ही रहता है, और इस अवस्था में सेल के हाइड्रेट यानी कि जल योजित होने के कारण जो गुणसूत्र होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस अवस्था में केंद्रक जाल यानी कि क्रोमेटिन नेटवर्क केंद्रक द्रव्य में विस्तृत रहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो जालनुमा संरचना दिख रही है यहाँ पर केंद्रक के अंदर, तो ये जो है वो केंद्रक जाल कहते हैं इसे, क्रोमेटिन नेटवर्क, ये द्रव में विस्तृत रहता है। और इसके पश्चात ही जो केंद्रक जाल है वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। यह है हमारा इंटरफेज स्टेट नंबर 1। दूसरा है हमारा प्रोफेज। तो इसकी बात करते हैं अब। तो प्रोफेज की बात करें तो ये दूसरा स्टेज है समसूत्री विभाजन का। तो समसूत्री विभाजन जैसे ही शुरू होता है तो जो कोशिका है उसका निर्जलीकरण शुरू हो जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन कहते हैं जिसे, वो शुरू होने लगता है। नंबर 2, इसके परिणाम स्वरूप जो कोशिका है वो क्रोमेटिन जाल
इसका जो है वो स्पष्ट नज़र आने लगता है। जो अभी हमने कहा था क्रोमेटिन जाल, ये जो दिख रहा है आपको, ये बाद में स्पष्ट नज़र आने लगता है। और इसके बाद जो क्रोमेटिन जाल है वो अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो आपको मालूम है क्रोमोसोम्स, जिसमें कि आनुवांशिक गुण जो संरक्षण करता है, जिसका संरक्षित रहते हैं जिसमें, वो होता है क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। तो बाद में ये स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। इसके पश्चात गुणसूत्रों में एक विशिष्ट स्थान होता है, जैसा कि आप इस स्टेज में आप देख पा रहे हैं। ये जो स्थान है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये गुणसूत्रों में ये विशिष्ट स्थान होता है और इसे कहते हैं सेंट्रीमियर। तो ये नाम याद रखिएगा, सेंट्रीमियर कहते हैं इसे। और इसके बाद ही गुणसूत्र की लंबाई में 2 अर्ध भागों में विभाजन शुरू होता है। और ये जो अर्ध भाग है वो एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, इसी सेंट्रीमियर पर मिलते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर ये जो विभाजन शुरू हो रहा है, इस पर ये मिले हुए हैं। तो इसके बाद ये जो अर्ध भाग है इसको कहा जाता है अर्ध गुणसूत्र। इंग्लिश में बात करें इसको तो कहते हैं क्रोमोटिड्स, CHROMATIDS। तो इसे कहते हैं क्रोमोटिड्स यानी कि अर्ध गुणसूत्र। इसके बाद जंतु कोशिका में तारकाय, हिंदी में तारकाय, इंग्लिश में सेंट्रोसोम। तो जो सेंट्रोसोम है वो 2 भागों में विभाजित होकर ध्रुवों पर खिसक जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है वो ध्रुवों पर खिसक जाता है, यानी कि पोल्स पर खिसक जाता है। और हर एक सेंट्रोसोम के चारों ओर बहुत सारी एस्ट्रल रेज निकलती हैं। इसके बाद सेंट्रोसोम के बीच स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है और इसके बाद ही जो गुणसूत्र है वो सिकुड़ कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। तो ये नंबर 2 स्टेज है। इसके पश्चात ये छोटे और मोटे हो जाते हैं। और एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो पौधे हैं यानी कि जो पादप कोशिका हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं बन पाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पादपों में सेंट्रोसोम बनता है या नहीं, तो यहाँ पर सेंट्रोसोम पादपों में नहीं बन पाते हैं, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में बन पाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली जो है वो गायब होने लगती है और जो गुणसूत्र है कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है नंबर 2, प्रोफेज, जो अवस्था है वो पूर्ण हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है मेटाफेज, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेज होता है वो होता है मेटाफेज का नंबर 3 स्टेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटाफेज। तो समसूत्री विभाजन की अवस्था में जो स्पिंडल होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं तुरकु, ये देख सकते हैं आप, ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं डायग्राम में, तो ये जो स्पिंडल होते हैं वो पूर्ण विकसित हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में भी। तो ये जो स्पिंडल है इनके बीचों बीच के भाग को मध्यवर्ती रेखा कहते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पिंडल के बीचों बीच के भाग को क्या कहते हैं जंतु कोशिका विभाजन में स्पिंडल के, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि समसूत्री विभाजन में मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल के बीचों बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है मध्यवर्ती रेखा। तो याद रखिएगा। तो ये मध्यवर्ती रेखा कहते हैं इसे। और इसके अलावा नंबर 3 पॉइंट, गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि जो अभी हमने देखा अर्ध गुणसूत्र, पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नंबर 4, प्रत्येक गुणसूत्र खिसक कर स्पिंडल की मध्यवर्ती रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं और ये जो व्यवस्थित होते हैं वो सेंट्रीमियर द्वारा स्पिंडल से जुड़ जाते हैं। डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये सेंट्रीमियर है और ये जो लाइन है ये स्पिंडल्स है और सेंट्रीमियर के द्वारा ही ये यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो ये मेटाफेज जो स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। अब बात करते हैं अगले स्टेज की। अगला जो स्टेज होता है वो होता है एनाफेज का। तो ये नंबर 4 स्टेज है समसूत्री विभाजन में। तो समसूत्री विभाजन की इस अवस्था के आरंभ होते ही प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनका जो सेंट्रीमियर है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ये जो पॉइंट्स होता है सेंट्रीमियर, ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इसके जो परिणाम स्वरूप है, जो क्रोमेटिड्स है, इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं इनके मध्य एक तरह का विष्कर्षण, यानी कि इंग्लिश में रिपल्सन पैदा हो जाता है और ये एक दूसरे से दूर खिसकने लगते हैं। इसके अलावा जो स्पिंडल्स है, ये जो स्पिंडल्स है इसमें भी एक तरह का खिंचाव पैदा होने लगता है और
इस खिंचाव से जो स्पिंडल है वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से दूर खिसकने में ये मदद करते हैं। नंबर 4 पॉइंट यहाँ पर, इस खिंचाव के बाद दोनों क्रोमेटिड कोशिका के दोनों ध्रुव पर पहुँच जाते हैं और जो गुणसूत्र है वो यू और वी के शेप में दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से यू और वी के शेप में ये गुणसूत्र यहाँ पर दिखने लगते हैं, क्रोमेटिड्स जो हैं वो दिखने लगते हैं। तो इसमें जो प्रत्येक क्रोमेटिड है वो एक संतति गुण कहलाता है, यानी कि डॉटर सेल यहाँ पर बन जाता है। तो ये फेज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है एनाफेज का। इसके बाद जो आखिरी फेज़ है जिसमें ये कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, टेलोफेज, इसको भी अब देख लेते हैं। अब जो आखिरी स्टेज है यहाँ पर वो है टेलोफेज, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। और इसकी बात करें तो इस अवस्था में जो संतति गुणसूत्र है यानी कि जो डॉटर क्रोमोसोम्स है विपरीत दिशा में खिसकते खिसकते अपनी ओर के तारकायों के निकट पहुंच जाते हैं। तो धीरे धीरे ये जो संतति गुणसूत्र है ये धीरे धीरे खिसकते रहते हैं और अपनी ओर के जो सेंट्रोसोम्स हैं उसमें वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इसके बाद अब जो इसमें पोल्स हैं उसमें जो मौजूद जो डॉटर क्रोमोसोम्स है इसमें जो प्रोफेज में जो प्रक्रियाएं हुई थी, यानी कि जो नंबर 2 जो यहाँ पर प्रोफेज जो दूसरा यहाँ पर प्रोफेज स्टेज था उसमें जो यहाँ पर प्रक्रियाएं हुई थी ठीक उसके विपरीत यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। जैसे कि प्रोफेज में डिहाइड्रेशन शुरू होता है और यहाँ पर इस टेलोफेज में हाइड्रेशन शुरू हो जाता है और इसमें न्यूक्लियस का फिर से निर्माण शुरू हो जाता है। नंबर 3 केंद्रक झिल्ली का निर्माण शुरू हो जाता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाता है और इस प्रकार एक मात्र केंद्रक से 2 संतति केंद्रक बन जाते हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये है यहाँ पर नंबर 1 इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये पूरे 5 प्रोसेसेस हैं जिसमें कि जो समसूत्री विभाजन है वो काम करता है। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद जो अगला है वो है अर्धसूत्री विभाजन, तो उसको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जो समसूत्री विभाजन है यानी कि जो माइटोसिस है उसमें इसका जो सिग्निफिकेंस क्यों है इसका उसकी बात करें तो नंबर 1 इस विभाजन के परिणाम स्वरूप निर्मित सभी संतति कोशिकाएं यानी कि जो डॉटर सेल्स हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स है गुणसूत्र है उसकी संख्या समान रहती है, नंबर 1। नंबर 2 संतति कोशिकाओं के गुण मात्र कोशिकाओं के समान होते हैं, यानी कि जो मदर सेल्स है उसके समान ही डॉटर सेल्स के यहाँ पर क्वालिटीज़ रहते हैं। नंबर 3 ये जो विभाजन है जीवों में वृद्धि का आधार है, जैसे कि घाव भरना, अंगों का रीजेनरेशन इस विभाजन से संभव है। तो समसूत्री विभाजन का ये महत्व है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसमें जो संतति कोशिकाएं हैं उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो बिल्कुल समान रहते हैं, यानी कि जो इस कोशिका में गुणसूत्र है उतनी ही संख्या में यहाँ पर भी गुणसूत्र रहेंगे। तो नंबर 1 ये रहा। दूसरा यहाँ पर जो मदर सेल है और जो डॉटर सेल्स हैं ये दोनों के जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं वो समान रहते हैं और ये जीवों में वृद्धि का आधार है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने वाले हैं। तो ये हो गए यहाँ पर समसूत्री विभाजन के जो इम्पोर्टेंस है वो। अब बात कर लेते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन है उसकी बात कर लेते हैं, उसमें किस तरह से प्रोसेस काम करता है। नेक्स्ट जो विभाजन है वो है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं मियोसिस। तो मियोसिस की बात करें तो इस कोशिका विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन यानी कि रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, रिडक्शनल सेल डिवीजन किस विभाजन को कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए सेल डिवीजन में तो इसका राइट आंसर है न्यूनकारी कोशिका विभाजन कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन को, मियोसिस को। इसके बाद मियोसिस की जो खोज की थी, यानी कि इस तरह के विभाजन की जो खोज की थी वो की थी बिजमैन नामक वैज्ञानिक ने। तो बिजमैन ने इसकी खोज की थी, जबकि इसका जो नामकरण है यानी कि जो ये मियोसिस नाम दिया था वो दिया था फॉर्मर और मॉरेन ने। तो ये भी याद रखिएगा 1905 में फॉर्मर और मॉरेन ने इसका नाम दिया था मियोसिस। तो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि ये जो विभाजन है केवल जनन अंगों में होता है। तो ये बेसिक अंतर है इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन में जो यहाँ पर
विभाजन होता था वो बॉडी सेल्स में होता था, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में ये जनन अंगों में होता है। इसके अलावा जंतुओं में इस विभाजन के परिणाम स्वरूप स्पर्म, अंडाणु और पादपों में नर व मादा युग्मक बनते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और इसी कारण इसे न्यूनकारी रिडक्शन सेल डिवीजन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरह के विभाजन में, सेल डिवीजन में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन या फिर रिडक्शनल सेल डिवीजन। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है जो मियोसिस है, वो इसका जो विभाजन है वो दो तरह से होता है। पहला विषमरूप विभाजन जिसे हेटेरोटाइपिक डिवीजन कहते हैं, नंबर 2 समरूप विभाजन होमोटाइपिक डिवीजन। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो कितनी तरह के विभाजन के तहत काम करता है। तो पहला इसका आंसर होगा दो तरह के विषमरूप विभाजन, हेटेरोटाइपिक डिवीजन और समरूप विभाजन होमोटाइपिक डिवीजन। तो ये हो गया हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अब जो समसूत्री विभाजन है और अर्धसूत्री विभाजन है, इसके बेसिक डिफरेंस को भी देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो इसमें बेसिक अंतर है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में। इससे आपको इसमें बेसिक जो डिफरेंसेस हैं दोनों विभाजन में वो क्या क्या हैं ये आपको मालूम पड़ जाएगा। तो पहला जो समसूत्री विभाजन है उसमें ये सभी कोशिकाओं, कायिक कोशिकाओं यानी कि सोमेटिक सेल यानी कि बॉडी सेल में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों और जंतुओं में वृद्धि एवं फूटे भागों की मरम्मत होती है। जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन है ये केवल जनन कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा जीवों में एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ये पहला डिफरेंस। दूसरा है ये विभाजन केवल एक चरण में पूर्ण होता है, जबकि ये दो विभाजन चरणों में पूर्ण होता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा हेटेरोटाइप और होमोटाइपिक डिवीज़न। इसके अलावा नंबर 3 इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और क्रोमोटिड्स का आदान प्रदान होता है तथा क्रॉसिंग ओवर होता है। इस विभाजन में गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्रों का जो आदान प्रदान है वो होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है, और जबकि इस विभाजन में यानी कि जो समसूत्री विभाजन है उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जबकि इसमें होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा इस विभाजन में पूर्णावस्था यानी कि प्रोफेज अपेक्षाकृत छोटी होती है, जबकि इस विभाजन में ये जो है काफ़ी बड़ी होती है और इसे 5 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा नंबर 5 इस विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते हैं, जबकि इस विभाजन में समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, जिसे युग्मित गुणसूत्र कहते हैं। नंबर 6 इस विभाजन में जो डॉटर सेल्स हैं कि गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के बराबर रहती है, और इस विभाजन में संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी रह जाती है। ये अगला डिफरेंस है इसमें। इसके अलावा नंबर 7 डिफरेंस इसमें है कि इसमें अर्ध गुणसूत्र लंबे व पतले होते हैं, जबकि इसमें अर्ध गुणसूत्र छोटे व मोटे होते हैं। नंबर 8 पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है वो अवश्य बनती है, जबकि इससे वाले में अर्धसूत्री विभाजन में पादप कोशिकाओं में प्रथम अंत्यावस्था टेलोफेज 1 के पश्चात कोशिका भित्ति सदैव नहीं बनती है। ये अंतर है इसमें। नंबर 9 इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, जबकि इसमें 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें कितने डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर है 4। तो दोस्तों आज आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला है समसूत्री विभाजन की वह अवस्था जिसमें पुनः हाइड्रेशन शुरू हो जाता है, वो कौन सी अवस्था है, कौन सा स्टेज है। नंबर 2 अर्धसूत्र विभाजन मियोसिस का नामकरण किसने और कब किया। इन दोनों के आंसर आपको बताने हैं, तो नीचे कमेंट करके आप इसके आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा जो विभाजन के तरीके हैं, सेल डिवीजन और सेल साइकिल क्या है और इसके तरीके क्या हैं, तो इसको आज हमने डिटेल में देखा है। और चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब जो बाकी के टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।